फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसमें भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानते हैं। परिचय, भूमिका। अपवाह द्रोणी या बेसिन। अपवाह क्षेत्र एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र अर्थात उद्गम से लेकर मोहना तक के क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। अब क्या देखते हैं हम लोग, जलग्रहण क्षेत्र एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बाहर निकालती है उसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जल विभाजन एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नलों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्या, उद्गम स्थल। नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। जैसे गोदावरी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक का त्र्यंबकम पहाड़ी है। उसका देखते हैं क्या, संगम या मुहाना। नदियाँ जहाँ समुद्र या सागर से मिल जाती है उसे संगम या मुहाना कहते हैं। जैसे गोदावरी का संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी है। भारत में सैकड़ों की संख्या में नदियां हैं। भारत की नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिराती है। भारत की नदियां अपनी कुल प्रवाहित जल का 77% बंगाल की खाड़ी में और 33% अरब सागर में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन है, तो ये सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पूर्णा, भरत झुप्पा आदि। कर्क रेखा 3 महादेश। कर्क रेखा विश्व में कर्क रेखा 3 महादेश से, जैसे उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महादेश से गुजरती है। विषुवत रेखा 3 महादेश से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महादेश से गुजरती है। मकर रेखा 3 महादेशों से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महादेश से गुजरती है। यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश का संबंध कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा की ओर से भी नहीं है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है।
बांटती है। अफ्रीका एकमात्र देश है जिसके कर्क रेखा विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। कांगो या जायरे नदी अफ्रीका महादेश में बहने वाली यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महादेश के सबसे बड़े झील विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। निकलने के बाद उत्तर की ओर बहती हुई कर्क रेखा को पार करते हुए अपना जल भूमध्य सागर से गिराती है और हम यह कह सकते हैं कि नील नदी का संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। अब हम लोग देखते हैं लिम्पोपो नदी अफ्रीका महादेश में बहने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बारमेजो नदी दक्षिण अमेरिका महादेश में बहने वाली बारमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। अब नदियों का वर्गीकरण। पूर्ववर्ती नदी वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है पूर्ववर्ती नदी कहलाती है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि। अनुवर्ती नदी वैसी नदी जो ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है अनुगामी नदी कहलाती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। भारतीय अफवाह तंत्र किसी भी अफवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में निम्नलिखित अंतर देखे जा सकते हैं। पहले देखते हैं क्या हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। हिमालयी नदियाँ बारहमासी सत्तावाहिनी सदा नीरा है, क्योंकि इस नदी को जल की प्राप्ति बर्फ और वर्षा दोनों से होती है। हिमालयी नदियाँ अपना युवावस्था में है। हिमालयी नदियाँ कहाँ है? तो हिमालयी नदियाँ अपना युवावस्था में है। अतः यह नदी अपरदन करती है। हिमालयी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी अनुवर्ती या अनुगामी नदी के उदाहरण हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, क्योंकि इन नदियों को जल सिर्फ वर्षा से प्राप्त होती है। अपवाद कावेरी सदा नीरा। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायः अपनी प्रौढ़ अवस्था में है।
कुछ नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन कुछ प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदी की घाटियाँ कम गहरी एवं उथली होती है, और हिमालय नदियों की गहरी घाटियों एवं गार्ज की निर्माण होती है। हिमालय की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अफवाह क्षेत्र में मुख्यतः 3 अफवाह तंत्र शामिल हैं: सिंधु नदी अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंगी खमान हिमनद से निकलती है, तथा पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के एकमात्र क्षेत्र लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जो आगे बढ़कर अपना जल अरब सागर में गिराती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो भारत में 1114 किलोमीटर तक बहती है। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास इत्यादि। इस सहायक नदी में ब्यास एक ऐसा सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। ब्यास के अलावा सिंधु की अन्य सहायक नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती हैं। सिंधु नदी वो उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी का ये हो गया हमारा सिंधु नदी। हाँ, सिंधु नदी इसकी सहायक हो गई झेलम, चिनाव, रावी हो गया। चिनाव, रावी, झेलम। सिंधु अफवाह तंत्र। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इन पांचों नदियों को पंचनद की संज्ञा दी गई है। सिंधु नदी जल समझौता सिंधु तथा पंचनद के जल के उपयोग को लेकर भारत और पाकिस्तान में 1960 में समझौता हुआ। इसके तहत सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत 20% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। सिंधु की नदी प्रमुख सहायक नदियाँ। सिंधु की नदी और प्रमुख सहायक नदियाँ हो गया झेलम नदी यह जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के निकट स्थित शेषनाग झील से निकलती है, तथा जम्मू कश्मीर के बुलर झील से होकर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। झेलम पाकिस्तान में जाकर चिनाव से मिलती है। पाकिस्तान में झेलम पर मंगला डैम बांध का निर्माण किया गया है। झेलम का प्राचीन नाम बितास्ता है। झेलम का प्राचीन नाम बितास्ता है।
इसी नदी पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर को मौर्य साम्राज्य अशोक ने बसाया था। झेलम पर ही तुलबुल परियोजना चलाया जा रहा है। अब देखते हैं क्या चेनाब नदी यह हिमालय प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेनाब नदी हिमालय प्रदेश के बारालाचा से निकलती है। यह चंद्र और भागा नामक दो सरिताओं से मिलकर बनी है। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी 1180 किलोमीटर भारत सहायक नदी है। यह पाकिस्तान में जाकर सतलज से मिल जाती है। अब क्या है? तो रावी नदी यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रा से निकलती है और आगे चलकर पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चेनाब से मिल जाती है। ब्यास नदी यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है और आगे चलकर पंजाब के मैदान में प्रवेश कर हड़के के पास सतलज से मिल जाती है। ब्यास नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है। सतलज नदी यह तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में 1050 किलोमीटर तक बहते हुए पाकिस्तान में जाकर चेनाब से मिल जाती है। झेलम चेनाब रावी ब्यास और सतलज नदी की संयुक्त धारा मिठानकोट के पास पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। अब हम लोग देखेंगे गंगा नदी की अफवाह तंत्र। गंगा एवं सहायक नदियाँ। गंगा नदी उत्तराखंड के सतोपत हिमानी से अलकनंदा धारा निकलती है तथा गोमुख गंगोत्री हिमानी से भागीरथी धारा निकलती है। यह दोनों धारा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिल जाती है। इसी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। गंगा नदी शुरू में उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में बहती है, जो आगे चलकर हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करती है। अलकनंदा यह गंगा नदी के जल का शुरुआती मुख्य स्रोत है, जो भागीरथी से निकलने के पहले कई जल स्रोतों की संयुक्त धारा है। इसमें निम्नलिखित धाराएं मिलती है।
तो ये हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। ये भागीरथी, ये गंगोत्री से यहाँ से भागीरथी से निकलती है, उसके बाद ये यहाँ पर में पड़ती है, देवप्रयाग पहुँच जाता है। उसके बाद फिर ऐसे मैं समझा नहीं पा रही हूँ इसको। संतोपथ ग्लेशियर, संतोप्लस ग्लेशियर कहाँ है? तो ये हो गया अलकनंदा। ये पानी यहाँ से बहती हुई आती है, ये भी मिल जाती है, शायद नहीं बता सकती हूँ मैं। मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग हो गया। उसके बाद नंदाकिनी हो गया। धौली गंगा हो गया। पिंडारी हो गया। पिंडर हो गया। रुद्रप्रयाग हो गया। देवप्रयाग हो गया। हरिद्वार हो गया और गढ़मुक्तेश्वर हो गया। धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी का पिंडार नदी, भागीरथी नदी, यह अलकनंदा की सहायक नदी है। बद्रीनाथ के सतोपथ हिमनद से अलकनंदा निकलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है। उसके बाद गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। उसके बाद विष्णुप्रयाग, यहाँ धौलागिरी नदी अलकनंदा से मिलती है। नंदप्रयाग, यहाँ मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा से मिलती है। कर्णप्रयाग, यहाँ पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग, यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग, यहाँ भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। गंगा, उत्तराखंड में मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश के 24 जिलों से होकर बहती हुई बलिया जिला के बाद बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है। यह बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी से गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, आरा, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, इन सब को लेकर गंगा जी गुजरती है। उसके बाद बिहार में गंगा बिहार के बीचों बीच बहती है। गंगा कहाँ बहती है? तो ये गंगा के बीचों बीच बहती हैं। गंगा बिहार के बीचों बीच बहती हैं और बिहार को उत्तरी और दक्षिणी बिहार में बांटती है। पटना गंगा के दक्षिण में है। पटना गंगा के दक्षिण तट पर बसा राज्य है। गंगा नदी कटिहार के बाद बिहार से बाहर निकलकर झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अब देखते हैं हम लोग क्या, पश्चिम बंगाल में गंगा प्रवेश करने के बाद फरक्का के पास 2 भागों में बट जाती है। एक धारा पूरब की ओर बहती है, जिसे भागीरथी कहते हैं तथा दूसरी धारा दक्षिण की ओर बहती है, जिसे हुगली कहते हैं। हुगली डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
बांग्लादेश में गंगा पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर गंगा की एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। उसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। इसी नाम से यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जिसे से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जो कि 2008 ईस्वी में गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या NW1 इसका निर्माण गंगा नदी पर करवाया गया। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा इत्यादि गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती है, जबकि यमुना सोन आदि दाएं तट पर आकर मिलती है। अब देखते हैं क्या यमुना यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड है। उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमाद है, जबकि यह प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। गंगा और यमुना के संगम पर प्रयागराज शहर बसा है। किससे? तो गंगा और यमुना के संगम पर प्रयागराज शहर बसा हुआ है। यमुना की लंबाई 1326 किलोमीटर है। यमुना को प्रदूषित होने के कारण खुला नाला की भी संज्ञा दी गई है। यमुना के तट पर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा इत्यादि शहर बसा हुआ है। सोन नदी यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश की ओर बहती हुई पटना के निकट दानापुर में गंगा से मिल जाती है। यह गंगा के दक्षिणी भाग से मिलती है। रामगंगा नदी यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है तथा आगे चलकर उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है।
यह भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट से गुजरती है, जिसे जिम कॉर्बेट इसका स्थापना दिवस 1935 को पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता है। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। गंगोत्री नदी अब हम लोग क्या देखेंगे तो गंगोत्री नदी देखते हैं। गंगोत्री नदी यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है तथा आगे चलकर यह लखनऊ से गुजरती हुई गाजीपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखते हैं घाघरा नदी। यह नदी तिब्बत के पठार के मापचाचुंग हिमनद से निकलती है और आगे बढ़कर बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। अब गंडक नदी यह नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और आगे चलकर सोनपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर निकलती है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई स्थान चोटी से यह नदी निकलती है। कोसी नदी की मुख्य धारा को अरुणा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा से मिल जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी है। कोसी नदी में जल स्तर वृद्धि के कारण उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाती है। किस लिए आती है? वृद्धि के कारण उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाती है, अतः भारी जान माल की क्षति होती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा नदी यह नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, जो आगे चलकर फरक्का के समीप गंगा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से होता है। यहाँ से यह पूर्व की ओर 1200 किलोमीटर तिब्बत में बहती है, जहाँ इसे सांगपो कहा गया है। तिब्बत में सांगपो कहा गया है। यह हिमालय के समानांतर बहते हुए नामचा बड़वा के निकट महाखंड बनाते हुए तेज बहाव के साथ नदी के रूप में बाहर निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ इसे हिमांग या दिबांग कहा जाता है। जब आगे असम में जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है।
बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना 2900 किलोमीटर है तथा भारत में यह लगभग 116 किलोमीटर तक बहती है। इसी नदी पर असम में सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण 1988 में किया गया है। यड़यूल सांगपो तिब्बत में है, ये तिब्बत में। अब हम लोग देखते हैं क्या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। दाएं तट से सुवर्णसिरी, कामेंग और मानस, अमो, संकोच, तीस्ता इत्यादि। बाएं तट से दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली, मेघना, बराक आदि। प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र है। पुराना है। ये नदियाँ अधिकांश मौसमी है क्योंकि इस क्षेत्र में जल के स्रोत हिमानी नहीं है। यहाँ की नदियाँ मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर रहती है।